अमेरिका की सरकार सीना तान कर दावा करती थी कि इस जेल से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 3 शातिर कैदियों ने अपने खतरनाक दिमाग से इस नामुमकिन दावे की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। आज मैं आपको जेल ब्रेक की वो मास्टरमाइंड कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिमाग हिल जाएगा। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर बहुत ही खौफनाक, सस्पेंस से भरा और खतरनाक होने वाला है। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीचों बीच स्थित यह कोई साधारण जेल नहीं थी। इसे द्रॉक के नाम से जाना जाता था, जो एक अभेद्य और खौफनाक किले की तरह थी। इस जेल को जानबूझकर मुख्य शहर से 2.5 किलोमीटर दूर समंदर के बिल्कुल बीच में बनाया गया था। यहाँ के पानी का तापमान इतना कम होता था कि इंसान का खून कुछ ही मिनटों में जमने लगे, और लहरें इतनी हिंसक थीं कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन तैराक भी पानी में उतरते ही दम तोड़ दे। कैदियों में खौफ बनाए रखने के लिए यह अफवाह फैलाई गई थी कि अल्काट्राज का पानी भूखी शार्क मछलियों से भरा हुआ है। इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक और सिरफिरे मुजरिमों को लाया जाता था, जिन्हें संभालना बाकी जेलों के बस की बात नहीं थी। अल कैपोन और मशीन गन केली जैसे खूंखार माफिया डॉन भी यहाँ की सलाखों के पीछे फूट फूट कर रोए थे। यहाँ का सुरक्षा घेरा इतना कड़ा था कि हर 3 कैदियों पर एक हथियारबंद गार्ड 24 घंटे तैनात रहता था। दिन में 12 से ज्यादा बार कैदियों की गिनती होती थी, ताकि कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी न हिल सके। जेल की दीवारें मोटी कंक्रीट और स्टील से बनी थी, जिन्हें तोड़ना लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल था। अगर कोई कैदी अपनी सेल से बाहर निकल भी जाए तो उसे जेल की गगनचुंबी दीवारों को पार करना होता था। इन दीवारों पर स्नाइपर राइफल लिए हुए गार्ड्स गश्त करते थे, जिनके पास सीधा शूट टू किल का ऑर्डर था, और अगर कोई किस्मत से इन गार्ड्स से बच भी जाए तो वह समंदर के मौत के जाल से किसी कीमत पर नहीं बच सकता था। कुल मिलाकर अल्काट्राज में कदम रखने का मतलब था बाहरी दुनिया से आपका हमेशा के लिए मिट जाना। यहाँ की खामोशी और समंदर की डरावनी आवाजें सुनकर कैदी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। अमेरिका की पुलिस और सरकार को अपनी इस जेल पर बहुत घमंड था कि यह एस्केप प्रूफ है। उनका मानना था कि इंसान तो क्या, एक भूत भी अल्काट्राज से भागकर जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि 3 शैतानी दिमाग उनके इस घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी कर रहे हैं। कहानी की असली शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब अल्काट्राज में कुछ बेहद खास कैदी लाए गए। इनमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक नाम था फ्रैंक मॉरिस, जिसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। फ्रैंक मॉरिस का IQ लेवल 133 था, जो उसे दुनिया के टॉप 2% बुद्धिमान लोगों की लिस्ट में खड़ा करता था। वह बचपन से ही अनाथ था और अपनी पूरी जिंदगी उसने अलग अलग जेलों से भागने में ही बिताई थी। इस मास्टरमाइंड के साथ जेल में 2 और भाई भी कैद थे, जिनका नाम था जॉन इंग्लिन और क्लैरेंस इंग्लिन। ये दोनों भाई बैंक डकैती के उस्ताद थे और जेल से भागने के इनके कई पुराने रिकॉर्ड पुलिस की फाइलों में दर्ज थे। और इस ग्रुप का चौथा सदस्य था एलन वेस्ट, जो एक बहुत ही शातिर और माहिर कार मैकेनिक था। किस्मत का खेल देखिए कि अल्काट्राज जैसी सख्त जेल में इन चारों की सेल बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल थी। ये चारों अक्सर लंच के समय या एक्सरसाइज यार्ड में इशारों में अपनी खतरनाक प्लानिंग करते थे। फ्रैंक मॉरिस को बहुत जल्द यह समझ में आ गया था कि ताकत के बल पर इस जेल से भागना नामुमकिन है। अगर अल्काट्राज को मात देनी थी तो उन्हें हथियारों की नहीं, बल्कि एक ऐसे मास्टरमाइंड प्लान की जरूरत थी जो किसी ने सोचा न हो। जेल के गार्ड्स उन्हें बेवकूफ और अनपढ़ कैदी समझते थे, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। इन चारों ने एक कसम खाई थी, या तो वो इस जेल से आजाद होंगे या फिर समंदर में डूबकर मर जाना पसंद करेंगे। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया और आजादी उनका इंतजार कर रही थी। फ्रैंक मॉरिस ने अपनी तेज नजरों से जेल के कोने कोने को स्कैन करना शुरू कर दिया। वह एक चील की तरह हर छोटी से छोटी खामी को ढूंढता, जो उसे जेल के बाहर का रास्ता दिखा सके। महीनों तक जेल के रूटीन, गार्ड्स की ड्यूटी और दीवारों की बनावट को समझने के बाद मॉरिस के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक ऐसा सुराग मिल गया था जिसे अल्काट्राज बनाने वाले इंजीनियर भी अनदेखा कर गए थे। यह सुराग इतना छोटा था कि किसी आम इंसान की नजर वहां तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली और इम्पॉसिबल जेल ब्रेक की असली कहानी। फ्रैंक मॉरिस की तेज नजरों ने नोटिस किया कि अल्काट्राज की इमारत उतनी मजबूत नहीं है जितना दावा किया जाता है।
समंदर की नम हवा और खारे पानी ने सालों से जेल की दीवारों को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। हर कैदी की सेल में हवा आने जाने के लिए दीवार के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल लगा हुआ था। मॉरिस ने पाया कि उस ग्रिल के आसपास का कंक्रीट नमी के कारण थोड़ा कमजोर और भुरभुरा हो चुका है। अगर लगातार किसी चीज से उस कंक्रीट को खुरचा जाए तो उस वेंटिलेशन ग्रिल को वहां से उखाड़ा जा सकता था। अब सवाल यह था कि उस ग्रिल के पीछे आखिर था क्या, जो मॉरिस वहां से रास्ता बनाना चाहता था। अल्काट्राज के नक्शे के अनुसार उन सभी कैदियों की सेल के ठीक पीछे एक यूटिलिटी कॉरिडोर मौजूद था। यह कॉरिडोर एक अंधेरी और पतली सी गुफा जैसा था, जहां से जेल के सारे पाइप और तार गुजरते थे। इस कॉरिडोर में कोई भी गार्ड कभी नहीं जाता था, क्योंकि यह पूरी तरह से बंद और बेकार जगह मानी जाती थी। अगर ये कैदी अपनी सेल की दीवार को खोदकर उस कॉरिडोर में घुस जाएं, तो वो सीधे जेल की छत तक पहुंच सकते थे। प्लान बहुत ही सीधा था, लेकिन इसे अंजाम देना हिमालय पर्वत को अकेले हाथों से तोड़ने जैसा था। दीवार खोदने के लिए उनके पास कोई फावड़ा, हथौड़ा या ड्रिल मशीन नहीं थी। उन्हें यह काम बिल्कुल शांति से करना था, क्योंकि एक छोटी सी आवाज भी गार्ड्स के कान खड़े कर सकती थी। अगर गार्ड्स को जरा भी भनक लग जाती तो इन चारों को हमेशा के लिए काल कोठरी में सड़ा दिया जाता। लेकिन मॉरिस के दिमाग में हर मुश्किल का एक शातिर जवाब पहले से ही तैयार था। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें दीवार तोड़ने के लिए बाहरी हथियारों की जरूरत नहीं है। हम इसी जेल के अंदर मौजूद रोजमर्रा की मामूली चीजों से अपने हथियार खुद बनाएंगे। यहीं पर इन कैदियों का इंजीनियरिंग दिमाग दुनिया के सामने अपना चमत्कार दिखाने वाला था। इस काम में उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी थी। जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधा मौत। रात के सन्नाटे में जब पूरी जेल सो रही होती, तब इन चारों का खतरनाक मिशन धीरे धीरे आकार ले रहा था। जेल के अंदर से भागने के लिए सबसे जरूरी चीज थी दीवार को खोदने के औजार, जो उनके पास नहीं थे। लेकिन इंग्लैंड भाइयों ने अपनी शातिर दिमागी उपज का इस्तेमाल किया और कैंटीन से साधारण चम्मच चुराना शुरू कर दिया। उन चांदी के चम्मचों को उन्होंने दीवार से घिस घिस कर नुकीले चाकुओं जैसा बना दिया था। लेकिन सिर्फ चम्मच से कंक्रीट काटना बहुत लंबा और थका देने वाला काम था, जिसमें सालों लग जाते। इसलिए उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। जेल में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम क्लीनर की मोटर को उन्होंने बहुत ही चालाकी से चुरा लिया। उस वैक्यूम क्लीनर की मोटर में एक गिटार का तार और कैंटीन से चुराई गई चांदी की चम्मच को जोड़कर एक ड्रिल मशीन बना दी। यह ड्रिल मशीन बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे दांतों का डॉक्टर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता है। अब उनके पास दीवार खोदने का एक ताकतवर हथियार था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी सामने खड़ी थी। मोटर से चलने वाली इस ड्रिल मशीन से काफी आवाज होती थी, जो गार्ड्स को आसानी से सुनाई दे सकती थी। इस समस्या से निपटने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने सबका दिमाग चकरा दिया। अल्काट्राज जेल में कैदियों को शाम के समय अपने अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की इजाजत थी। फ्रैंक मॉरिस ने बहुत ही समझदारी से एकॉर्डियन नाम का एक तेज आवाज वाला बाजा बजाना शुरू कर दिया। जब शाम को मॉरिस अपना एकॉर्डियन पूरी ताकत से बजाता, तो पूरी जेल में सिर्फ उसी की आवाज गूंजती। उसी शोर का फायदा उठाकर बाकी तीनों कैदी अपनी सेल में उस जुगाड़ू ड्रिल मशीन से दीवार खोदना शुरू कर देते। यह सिलसिला महीनों तक हर शाम चलता रहा और गार्ड्स को कानों कान खबर तक नहीं हुई। दीवार से जो भी मलबा या पत्थर निकलता, उसे वे अपनी पैंट की जेब में भरकर चुपचाप जेल के ग्राउंड में फेंक आते थे, जैसे हॉलीवुड की फिल्म शशांक रिडेम्पशन में दिखाया गया था। यह बिल्कुल वैसा ही असली जिंदगी का दृश्य था। इन कैदियों की हिम्मत और धैर्य देखकर लगता है कि आजादी की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब दीवार में एक ऐसा छेद बन चुका था जिसमें से एक इंसान आसानी से रेंगकर बाहर निकल सकता था। दीवार में छेद तो बन गया था, लेकिन दिन में 12 बार होने वाली चेकिंग से इस छेद को छिपाना सबसे मुश्किल काम था। अगर कोई भी गार्ड सेल के अंदर झांक कर देखता, तो वह बड़ा सा छेद साफ साफ नजर आ जाता। इस भयानक खतरे से बचने के लिए उन्होंने एक बार फिर अपने कलात्मक दिमाग का हैरान कर देने वाला इस्तेमाल किया। कैदियों ने जेल की मैगजीन, पुराने अखबारों और टॉयलेट पेपर को पानी में गलाकर पेपर माशे का एक पेस्ट तैयार किया। इस पेस्ट को उन्होंने बिल्कुल उसी शेप में ढाला जिस शेप में जेल की असली वेंटिलेशन जाली हुआ करती थी। इस नकली जाली को असली दिखाने के लिए उन्होंने जेल की आर्ट क्लास से हरे रंग का पेंट चुराया। पेंट करने के बाद वह नकली जाली बिल्कुल लोहे की असली जाली जैसी दिखने लगी थी। जब गार्ड चेकिंग के लिए आते, तो कैदी उस छेद के आगे इस नकली गत्ते की जाली को टिका देते थे। पास से देखने पर भी कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था
कि उस जाली के पीछे कोई दीवार है ही नहीं, और अगर गार्ड्स को चकमा देने के लिए इतना काफी नहीं था तो उन्होंने अपने गंदे कपड़ों और जूतों को जाली के आगे रख दिया। इस तरह गार्ड्स की नजर सीधे उस जगह पर कभी नहीं जाती थी और उनका यह सीक्रेट छिपा रहता था। हर रात सोने से पहले वे नकली जाली को हटाते, छेद से बाहर निकलते और उस अंधेरे यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच जाते। वह कॉरिडोर अब उनकी सीक्रेट वर्कशॉप बन चुका था, जहां वे अपने भागने का आगे का सामान तैयार कर रहे थे। अब तक उनका प्लान बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चल रहा था और गार्ड्स अपनी बेवकूफी में मस्त थे। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ये कैदी अपने जूतों की नोक पर नचा रहे थे और किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि सिर्फ जेल से बाहर निकलना काफी नहीं है। असली मौत तो बाहर समंदर में उनका इंतजार कर रही थी। अल्काट्राज से भागने का मतलब था 2.5 किलोमीटर समंदर को पार करना, वो भी खून जमा देने वाले ठंडे पानी में तैर कर जाना आत्महत्या के बराबर था। इसीलिए उन्हें पानी पर तैरने के लिए किसी नाव या जहाज की जरूरत थी और जाहिर सी बात है, जेल के अंदर कोई नाव मिलने से तो रही, इसलिए उन्हें वह नाव भी खुद ही बनानी थी। यहीं से उनके प्लान का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समंदर की कातिल लहरों से बचने के लिए उन्हें एक लाइफ राफ्ट बनानी थी। इसके लिए उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले रेनकोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन भाइयों ने चुपचाप दूसरे कैदियों से और स्टोर रूम से 50 से ज्यादा रेनकोट चुरा लिए। अब इन रेनकोट को जोड़कर एक बड़ी नाव बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए गजब की साइंस चाहिए थी। उन्होंने रेनकोट के टुकड़ों को आपस में चिपकाने के लिए भाप का एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला। उस सीक्रेट कॉरिडोर में मौजूद गर्म पानी की पाइपों से निकलने वाली भाप से उन्होंने रेनकोट के रबर को पिघलाकर आपस में सील कर दिया। इसे वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिससे रबर इतनी मजबूती से चिपकता है कि पानी अंदर नहीं जा सकता। सोचिए, जो कैदी स्कूल तक ढंग से नहीं गए थे, वो जेल के अंदर बैठे बैठे साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने रेनकोट से एक 14 फुट लंबी और मजबूत नाव तैयार कर ली। नाव के साथ साथ उन्होंने तैरने के लिए रेनकोट से ही लाइफ जैकेट भी बना ली थी। अब नाव तो बन गई थी, लेकिन उसमें हवा भरने के लिए उनके पास कोई पंप नहीं था। इसका जुगाड़ भी उन्होंने एक पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके बना लिया था। नाव को चलाने के लिए चप्पू की जरूरत थी, जो उन्होंने जेल के लकड़ी के टुकड़ों को काटकर बड़ी सफाई से बना लिए थे। उनका यह पूरा सेटअप उस अंधेरे कॉरिडोर में छिपा हुआ था, जहां कोई गार्ड सपने में भी नहीं जा सकता था। अब उनके भागने का पूरा रास्ता और समंदर पार करने का साधन पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था। वह खतरा था रात की गिनती। जेल के गार्ड्स हर रात कई बार टॉर्च मारकर कैदियों को सोते हुए चेक करते थे। अगर रात के वक्त वो अपनी सेल में नहीं मिले तो तुरंत सायरन बज जाएगा और भागने से पहले ही वो पकड़े जाएंगे। इस मुसीबत का सामना करने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक ऐसा जादुई प्लान सोचा जिसने इतिहास रच दिया। उसने तय किया कि वो अपनी जगह अपने हमशक्ल बनाकर बिस्तर पर सुलाएंगे ताकि गार्ड्स को धोखा दिया जा सके। यह इस पूरे जेल ब्रेक का सबसे खौफनाक और हॉलीवुड फिल्मों को भी मात देने वाला हिस्सा था। गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्हें अपने जैसे दिखने वाले नकली सिर बनाने थे। इसके लिए उन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन और कंक्रीट की धूल को मिलाकर एक बहुत ही मजबूत मिट्टी तैयार की। इस मिट्टी से उन्होंने हूबहू इंसानी सिर का आकार बनाया, जिसमें नाक, कान और आंखें बिल्कुल असली जैसी लगती थीं। नकली सिरों को असली स्किन कलर देने के लिए उन्होंने जेल की आर्ट क्लास से पेंट चुराकर उन पर रंग कर दिया, लेकिन सिर्फ पेंट से काम नहीं चलने वाला था। सिर पर असली दिखने वाले बालों की जरूरत थी। इसके लिए एंगलिन भाइयों ने जेल के नाई की दुकान में काम करने का फायदा उठाया। वे वहां से कैदियों के कटे हुए असली बालों को अपनी जेबों में भरकर चुपचाप अपनी सेल में ले आते थे। उन असली बालों को उन्होंने बहुत ही बारीकी से उस नकली सिर पर एक एक करके चिपका दिया। जब वो डमी सिर बनकर तैयार हुए तो वो इतने असली लग रहे थे कि खुद कैदी भी उन्हें देखकर डर गए थे। प्लान यह था कि भागने वाली रात वे इन नकली सिरों को अपने तकिए पर रख देंगे और ऊपर से कंबल ओढ़ा देंगे। अंधेरे में जब गार्ड टॉर्च की रोशनी बिस्तर पर मारेगा तो उसे असली इंसान के बाल और सिर ही दिखाई देंगे। इस धोखे के दम पर उन्हें जेल से बाहर निकलने के लिए पूरी रात का यानी लगभग 9 से 10 घंटे का समय मिल जाएगा। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अल्काट्राज के सख्त सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। अब सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। नाव तैयार थी, औजार तैयार थे और नकली सिर भी तैयार थे। उन्हें बस एक सही रात का इंतजार था, जब मौसम थोड़ा खराब हो और गार्ड्स का ध्यान भटका हुआ हो। तारीख तय की गई
11 जून 1962, वो रात जो अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होने वाली थी। इन चारों कैदियों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ कंक्रीट की एक दीवार और समंदर का कुछ मील का फासला बचा था। और फिर वो रात आ ही गई जब इन चारों ने अपनी किस्मत का आखिरी और सबसे खतरनाक पासा फेंका। रात के 9:30 बज चुके थे और अल्काट्राज की जेल में बत्तियां बुझाने का सायरन बज चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सिर्फ समंदर की लहरों के दीवारों से टकराने की भयानक आवाजें आ रही थीं। यह बिल्कुल सही समय था। फ्रैंक मॉरिस ने अपने सेल के छेद से जाली हटाई और अपने साथियों को इशारा किया। योजना के मुताबिक मॉरिस और दोनों एंगलिन भाइयों ने अपने बिस्तरों पर वो भयानक नकली सिर रख दिए। कंबल को इस तरह फुलाकर रखा गया मानो कोई इंसान सच में गहरी नींद में सो रहा हो। दिल को मुंह में ला देने वाले सस्पेंस के बीच तीनों कैदी दीवार के उस छोटे से छेद से खिसक कर कॉरिडोर में आ गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आ जाता है। चौथा साथी एलन वेस्ट, जिसने इस प्लान में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो अपनी सेल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसकी दीवार का कंक्रीट ज्यादा सख्त हो गया था और जिस जाली को उसने चिपकाया था वो सूख कर जाम हो गई थी। एलन वेस्ट पसीने से लथपथ होकर जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज होने के डर से वो ज्यादा जोर नहीं लगा सकता था। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने बाहर से उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। समय तेजी से फिसल रहा था और अगर वो ज्यादा देर वहाँ रुकते तो सब के सब पकड़े जाते। भारी मन से फ्रैंक मॉरिस ने फैसला किया कि उन्हें एलन वेस्ट को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। एलन वेस्ट के लिए यह दुनिया का सबसे दर्दनाक पल था। अपनी आजादी को अपने सामने टूटते हुए देखना। अब सिर्फ 3 कैदी बचे थे, जिन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर छत की ओर चढ़ना था। वो अंधेरे कॉरिडोर में पाइपों के सहारे 30 फुट ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ एक मकड़ी की तरह चढ़ने लगे। ऊपर एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था, जिसे उन्होंने पहले ही अपने हथियारों से ढीला कर रखा था। उस भारी भरकम लोहे के पंखे को उन्होंने पूरी ताकत से हटाया और अल्काट्राज की छत पर निकल आए। जेल की छत पर आते ही तेज ठंडी हवा और समंदर की गरजती लहरों ने उनका स्वागत किया। अब वो खुले आसमान के नीचे थे, लेकिन गार्ड्स की बंदूकों की रेंज के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे। जेल की छत पर कदम रखते ही उनका आधा काम हो चुका था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। छत पर कई गार्ड्स गश्त कर रहे थे और वॉच टावर से सर्चलाइट की तेज रोशनी लगातार घूम रही थी। उन्हें सर्चलाइट की रोशनी से बचते हुए बिल्कुल जमीन से चिपक कर रेंगना पड़ रहा था। एक भी गार्ड की नजर अगर उन पर पड़ जाती तो बिना किसी चेतावनी के उनके सीने में गोलियां उतार दी जाती। उन्हें छत से नीचे उतरने के लिए बाहर की तरफ लगे हुए एक 50 फुट लंबे बेकरी के पाइप का सहारा लेना था। तीनों कैदियों ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी पीठ पर वो रेनकोट वाली भारी नाव बांधकर पाइप से नीचे उतरने लगे। पाइप बहुत पुराना और कमजोर था। उसके टूटने या हिलने की आवाज सीधा मौत को बुलावा दे सकती थी, लेकिन किस्मत उस रात इन शैतानों के साथ थी और वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे नीचे उतर आए। नीचे उतरते ही वो जेल की बाहरी चारदीवारी के पास पहुंच गए, जहां से समंदर सिर्फ 15 फुट दूर था। उन्होंने 15 फुट ऊंची कटीले तारों वाली बाड़ को पार किया और सीधे तट पर आ गए। अब वो अल्काट्राज के उस खतरनाक द्वीप के किनारे पर थे, जहां से आगे सिर्फ अंधकार और मौत का समंदर था। पानी इतना ठंडा था कि लहरों की बौछार से ही उनके शरीर सुन्न पड़ने लगे थे और हड्डियां कांपने लगी थीं। उन्हें जल्दी से अपनी नाव में हवा भरनी थी, क्योंकि एक भी मिनट की देरी उनके लिए जानलेवा हो सकती थी। उन्होंने अपना जुगाड़ू पंप निकाला और पागलों की तरह उस रेनकोट वाली नाव में हवा भरना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में समंदर की तेज लहरें उन्हें डरा रही थीं, जैसे पानी उन्हें निगलने के लिए बेताब हो। नाव में हवा भरने के बाद तीनों ने उस पर छलांग लगाई और अपने लकड़ी के चप्पुओं से नाव को आगे बढ़ा दिया। ठीक रात के 10:30 बजे वो 3 खूंखार मुजरिम अल्काट्राज को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे समंदर में गायब हो गए। जेल के अंदर गार्ड्स आराम से चाय पी रहे थे, यह सोचकर कि उनके कैदी अपनी सेल में गहरी नींद सो रहे हैं। उन्हें भनक तक नहीं थी कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल का गुरूर समंदर की लहरों में बह चुका है। वह रात धीरे धीरे बीतती गई और सुबह का सूरज एक ऐसा तूफान लेकर आने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देगा। सुबह के 7 बज चुके थे और अल्काट्राज में कैदियों को उठाने के लिए सुबह का सायरन जोर से बज उठा। गार्ड्स अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पर थे और कैदियों की सेल के सामने जाकर गिनती करना शुरू कर दिया। जब एक गार्ड फ्रैंक मॉरिस की सेल के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मॉरिस अभी भी सो रहा है।
गार्ड ने जोर से डंडा दीवार पर मारा और चिल्लाया, गेट अप मॉरिस। सुबह हो गई है, लेकिन बिस्तर पर कोई हलचल नहीं हुई। कंबल के नीचे से सिर्फ मॉरिस के बाल दिखाई दे रहे थे। गुस्से में आकर गार्ड ने सेल का दरवाजा खोला और सीधा मॉरिस के बिस्तर की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जैसे ही मॉरिस को उठाने के लिए उसके सिर पर हाथ लगाया, जो हुआ उसने गार्ड की चीख निकाल दी। वह सिर तकिए से लुढ़क कर नीचे फर्श पर गिर गया और गार्ड के हाथ में सिर्फ वो नकली बाल रह गए। गार्ड डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा जैसे उसने किसी का कटा हुआ सिर पकड़ लिया हो। तुरंत पूरे अल्काट्राज में इमरजेंसी सायरन बजने लगा, जिसकी आवाज ने पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर को हिला दिया। गार्ड्स भागते हुए एंगलिन भाइयों की सेल में गए तो वहां भी उन्हें वही भयानक नकली सिर बिस्तर पर मिले। जेल का वार्डन सन्न रह गया था। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था और पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अमेरिका की सबसे एस्केप प्रूफ जेल को 3 कैदियों ने साबुन, चम्मच और टॉयलेट पेपर से मात दे दी थी। तुरंत जेल की तलाशी ली गई और उन्हें दीवार के पीछे वो छेद और सीक्रेट वर्कशॉप मिल गई। एलन वेस्ट, जो अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया था, उसने डर के मारे पुलिस को पूरी कहानी उगल दी। कुछ ही घंटों के अंदर FBI, कोस्ट गार्ड और पुलिस के सैकड़ों हेलीकॉप्टर समंदर में उतर गए। आसमान और पानी में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि उन तीनों को ढूंढा जा सके। अमेरिका का हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही खबर दिखा रहा था, अल्काट्राज से नामुमकिन एस्केप। लेकिन समंदर में दूर दूर तक उन तीनों का या उनकी नाव का कोई नामो निशान नहीं था। अब पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल था, क्या वो तीनों जिंदा बच गए या समंदर ने उन्हें निगल लिया? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस रात समंदर के बीच उन तीनों कैदियों की हालत की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घुप अंधेरा, ठंडी बर्फीली हवा और पानी का तापमान 0 डिग्री के आसपास था। उनकी रेनकोट वाली नाव लहरों के थपेड़े खाकर किसी खिलौने की तरह पानी पर उछल रही होगी। हर एक लहर जो नाव से टकरा रही थी वो उनके शरीर पर बर्फ के चाबुक की तरह लग रही होगी। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों के हाथ ठंड से इतने सुन्न हो गए होंगे कि चप्पू चलाना भी नामुमकिन हो गया होगा। उन्हें एंजल द्वीप तक पहुंचना था, जो वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के पानी के बहाव इतने तेज होते हैं कि वो बड़े बड़े जहाजों को भी भटका देते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने नाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी होंगी। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ हर पल मौत का खौफ उन्हें अंदर तक डरा रहा था। शायद बीच समंदर में रेनकोट की सिलाई खुलनी शुरू हो गई होगी और पानी नाव के अंदर आने लगा होगा। कल्पना कीजिए उस पल की जब उन्हें महसूस हुआ होगा कि उनकी नाव धीरे धीरे डूब रही है। क्या शार्क मछलियों ने उनके पैरों के नीचे तैरना शुरू कर दिया होगा? यह ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। अगर वो पानी में गिरे होंगे तो हाइपोथर्मिया ने उनके शरीर को कुछ ही मिनटों में लकवाग्रस्त कर दिया होगा। क्या उन्होंने पानी में डूबते हुए मदद के लिए चीखें मारी होंगी जो समंदर के शोर में ही दब गईं? या फिर उनका शातिर दिमाग इतना तेज था कि वो इन सारी लहरों को चीरते हुए किनारे तक पहुंच गए? यह वो खौफनाक और अनसुलझा सफर था जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। FBI का मानना था कि इतने ठंडे पानी में उनका जिंदा किनारे तक पहुंचना विज्ञान के हिसाब से असंभव है। लेकिन जो कैदी चम्मच से दीवार काट सकते हैं, उनके लिए क्या सच में कुछ भी असंभव हो सकता है? अगले कई दिनों तक FBI ने समंदर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कोई लाश नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पुलिस को एंजल आइलैंड के पास समंदर में रेनकोट का एक टुकड़ा और एक लाइफ जैकेट तैरता हुआ मिला। इसके अलावा एक प्लास्टिक के बैग में कुछ तस्वीरें भी मिली जो एंगलिन भाइयों के परिवार की थीं। FBI ने इन सुरागों को आधार बनाकर दुनिया को यह बयान दिया कि तीनों कैदी पानी में डूबकर मर चुके हैं। पुलिस का तर्क था कि अगर वो जिंदा होते तो अपने परिवार की इतनी कीमती तस्वीरें पानी में कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह उन कैदियों की ही एक और चाल थी पुलिस को भटकाने की। उन्होंने जानबूझकर अपना सामान वहां फेंका होगा ताकि दुनिया उन्हें मरा हुआ समझ ले और उन्हें खोजना बंद कर दे। अगर वो जिंदा पकड़े जाते तो उन्हें वापस उस नरक में भेज दिया जाता। इसीलिए छिपना ही उनका एकमात्र उपाय था। FBI ने 17 सालों तक इस केस की फाइल खुली रखी और लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा 0 रहा। अंततः 1979 में FBI ने हार मानकर यह केस बंद कर दिया और आधिकारिक रूप से उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन साल 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिसने तहलका मचा दिया। इस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है। हम तीनों उस रात बच गए थे, लेकिन मुश्किल से
चिट्ठी में यह भी लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस की 2005 में मौत हो चुकी है और अब मुझे कैंसर है। उसने शर्त रखी थी कि अगर पुलिस उसे टीवी पर यह वादा करे कि उसे सिर्फ 1 साल की सजा होगी तो वह सामने आ जाएगा। FBI ने उस चिट्ठी की हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट की जांच की, लेकिन रिपोर्ट अधूरी रही। वह चिट्ठी सच में जॉन एंगलिन ने लिखी थी या वो कोई मजाक था, ये आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। यह मामला एक बार फिर से दुनिया भर के न्यूज चैनलों और अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया था। आज अल्काट्राज एक खौफनाक जेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और फ्रैंक मॉरिस की उस सेल को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो छेद, वो नकली जाली और वो नकली सिर आज भी वहां कांच के बॉक्स में पर्यटकों के लिए रखे हुए हैं। लोग वहां खड़े होकर यह सोचते हैं कि कैसे इंसानी दिमाग बिना सुविधाओं के इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद ही अमेरिका सरकार ने शर्मिंदगी से अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरकार का कहना था कि जेल को मेंटेन करना बहुत महंगा हो रहा था, लेकिन असली वजह पूरी दुनिया जानती थी। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाइयों ने उस जेल के अजेय होने के घमंड को ऐसा तोड़ा कि वो दोबारा कभी उठ नहीं पाया। 2003 में मिथबस्टर्स नाम के एक टीवी शो ने बिल्कुल उसी तरह की रेनकोट वाली नाव बनाई और जब उन्होंने ठीक उसी समय पानी में उसे उतारा तो वो सफलतापूर्वक एंजल आइलैंड तक पहुंच गए। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि उनका प्लान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भी मुमकिन था। क्या वो उस रात समंदर पार कर गए और किसी अनजान देश में अपनी नई जिंदगी जी रहे थे, या फिर वो समंदर की उन खूंखार लहरों का शिकार हो गए और उनकी हड्डियां आज भी कहीं गहरे पानी में दबी हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी सामने नहीं आएगा और यही इस कहानी को इतना महान बनाता है। जब तक दुनिया रहेगी, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज का यह खौफनाक और मास्टरमाइंड किस्सा लोगों के रोंगटे खड़े करता रहेगा। आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने वाले इन कैदियों की हिम्मत को आप क्या कहेंगे? क्या वे जीनियस थे या पागल? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो तीनों जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए थे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली ऐसी ही एक माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कोई भी दीवार इतनी मजबूत नहीं होती जिसे तोड़ा न जा सके।